19 मई 2025 ये वो रात थी गाइस कि वो परिवार वाले, वो गली वाले कभी नहीं भुला पाएंगे। यानी दिल्ली के रघुबीर नगर की गलियां उस रोज शांत थी, हर कोई नींद में डूबा हुआ था। लेकिन अचानक एक घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ गूंज उठती है। एक आदमी पूरी तरह से खून से लथपथ बिना कपड़ों के लड़खड़ाता हुआ बाहर आता है। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि जो भी देख रहा था उसकी रूह तक कांप जा रही थी। इनफैक्ट जब मैं ये रिसर्च करके पढ़ा जाना तो मेरी भी बॉडी सिहर उठी, बिकॉज इतना अजीब और इतना क्रूर। क्योंकि वहाँ पे जो भाग करके बाहर गली में आए थे बिना कपड़ों के थे ही, साथ में खून से लथपथ, इसी के साथ 2 और लड़के थे जिसके हाथों में चाकू थे और वो सबके सामने बिना किसी देरी के दोबारा से उस लड़के के ऊपर टूट पड़ते हैं और वार पे वार किए जाते हैं चाकू से। उसके परिवार वाले, उसकी बीवी, उसकी बहन चीखते रहते हैं, रोते रहते हैं, मदद की भीख तक मांगते रहते हैं। पर गली में एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो निकल के सामने आकर कुछ कहे या फिर कुछ मदद कर सके। और वो उसे तब तक मारते रहे जब तक कि वो दम तोड़ने की कगार पर नहीं आ गया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उसे मारा गया, सवाल ये है कि क्यों मारा गया, कौन थे वो लोग और उस पर्सन की ऐसी क्या गलती थी कि जो कि उसे निर्वस्त्र ही सबके सामने गली में तड़पा तड़पा के मार डाला गया। अब ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है गाइस, ये सच्ची कहानी है दिल्ली के रैपिडो ड्राइवर की। तो आज की इस वीडियो में हम उसी केस के पर्दे खोलेंगे जहां पुलिस से लेकर पड़ोस तक हर कोई सवालों के घेरे में है और इंसाफ अभी भी अधूरा है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रूटल मर्डर ऑफ कंवलजीत सिंह केस। तो कहानी की शुरुआत होती है एक 29 साल के कंवलजीत सिंह से, जो दिल्ली के रघुबीर नगर में अपने छोटे से मगर खुशहाल परिवार के साथ रहते थे। वैसे कामकाज की बात करें तो कंवलजीत पहले फ्लिपकार्ट में काम किया करते थे। एक अच्छी खासी नौकरी थी जिससे घर का खर्च आराम से निकल जाता था, लाइफ सेट लग रही थी, सब कुछ ट्रैक पर था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से उनकी नौकरी चली गई। किस वजह से गई ये तो शायद साफ नहीं था, पर जो भी हुआ उसने उनकी जिंदगी की रफ्तार एकदम से धीमी कर दी। क्योंकि अब इनकम का कोई सोर्स था नहीं और ऊपर से कंवलजीत अकेले कमाने वाले थे, तो पूरा परिवार, पूरा घर टेंशन में आ गया। बीवी, बहन, बच्चे सब उन पर ही निर्भर थे। उन्होंने कई जगह हाथ पैर मारे लेकिन कहीं कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। फिर आखिरकार सिर्फ परिवार का पेट पालने के लिए, घर खर्च चलाने के लिए उन्होंने रैपिडो की बाइक ड्राइविंग यानी जो रैपिडो वाली नौकरी है वो पकड़ ली थी। क्योंकि खाली बैठने का मतलब था हार मान लेना और वो जानते थे कि अगर उन्होंने हार मान ली तो पीछे उनके परिवार उन्हीं पर तो निर्भर है। इसीलिए उन्होंने दिन रात एक किया। सुबह जल्दी निकलते, रात को देर रात थक हार के घर लौटते। घर पे वक्त बिताने का भी उन्हें समय नहीं मिल पाता था, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो थी कि शायद एक दिन धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो ही जाएगा। पर किसे पता था गाइस कि वक्त के उस अगले मोड़ पर जिंदगी इतनी बेरहमी से पलटेगी कि वो कभी दोबारा सीधी तक नहीं हो पाएगी। और अब 19 मई की वो रात हर रात की तरह बिल्कुल साधारण थी। सब कुछ शांत माहौल था, नॉर्मल कैजुअल था। उस दिन कंवलजीत की बीवी ज्योति की एक छोटी सी सर्जरी के बाद अस्पताल से घर की वापसी हुई थी। वो घर लौट के आई थी और अब वो आराम कर रही थी। घर में बिल्कुल शांत माहौल था कि उसी दौरान कंवलजीत जो कि काम से आए थे वो ऊपर वाले फ्लोर पे बने बाथरूम में नहाने के लिए जाते हैं। फिर कुछ ही देर बाद ऊपर से चीख पुकार सुनाई देने लगी, जोर जोर से ज्योति ज्योति की पुकार, जो कि डर, घबराहट और दर्द से भरी हुई थी। अब ज्योति जा नहीं सकती थी क्योंकि वो हाल ही में सर्जरी से गुजर रही थी, तो वो चलने की हालत में थी नहीं। पर बलजीत यानी कि उसकी बहन हड़बड़ा करके ऊपर की तरफ दौड़ती है और जो उसने वहां पे देखा, यानी कि उसकी बहन ने जो भी कुछ देखा, उनकी रूह कांप गई। बाथरूम के दरवाजे पे खून फैला हुआ था, भीतर कंवलजीत बिना कपड़ों के और खून से लथपथ पड़ा हुआ था और सामने 2 लड़के खड़े थे जिनके हाथों में चाकू थे और उन्होंने कई बार कंवलजीत पे वार करना शुरू कर दिया। लेकिन वो अभी भी नहीं रुक रहे थे, वो हमला करते ही जा रहे थे। बलजीत के सामने ये सब कुछ एक खौफनाक बुरे सपने जैसा उनके सामने हो रहा था, एक ऐसा पल जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब ये सब देखते ही बलजीत जोर जोर से चीखी और बिल्कुल भी अपनी परवाह किए बिना ही, अपनी जान की परवाह किए बिना ही अपने भाई को बचाने के लिए उनसे भिड़ गई। उसने पूरी ताकत से उन लोगों को रोकने की कोशिश की और कंवलजीत को वहां से भागने के लिए कहा। यानी कि उसकी बहन उन हमलावरों को रोक रही है और अपने भाई से कह रही है कि भाई तुम भाग जाओ, और वो बिना कपड़ों के वहां से जान बचाकर दौड़े। लेकिन तभी गाइस हमलावरों में से एक ने, जिसके हाथ में चाकू था,
वो बलजीत के सिर पे वार कर देता है और उसे जोर से धक्का दे करके जमीन पे गिरा देता है। फिर वो दोनों बलजीत के पीछे भागते हैं और आगे जो कुछ होता है गाइज वो उससे भी कहीं ज़्यादा डरावना होता है। कंवलजीत को पकड़ लिया जाता है, वो लोग उन्हें घसीटते हुए नीचे लेकर के जाते हैं। ये सब देख रही होती है नीचे खड़ी उसकी पत्नी ज्योति, जो पहले अभी सर्जरी के बाद रिकवर हुई थी, तो वो अभी ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। वो कांपती हुई आवाज़ों में अपने पति के लिए अब उसकी जान की भीख मांग रही होती है कि उसे छोड़ दो। लेकिन उन लोगों की आंखों में ना तो रहम थी ना ही इंसानियत, बस एक हैवानियत थी। और एक शख्स फिर सामने आता है अचानक से, 47 साल का कमल कुमार, जो कि उन्हें बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो जितना उसे बचाने की कोशिश करते हैं उन्हें भी कुछ गंभीर चोटें आ जाती हैं। इसके बाद उन हैवानों ने कंवलजीत को पकड़ करके गली में लेकर के गए और सीधा गली में वहां पे फिर से वही खूनी खेल शुरू हुआ, जहां अब सिर्फ चीखें, खून और एक तबाह हो चुका परिवार पीछे छूट चुका था। और अब तक ये तेज चीख पुकार सुन करके पड़ोसी भी वहां पे दरवाजे पे आ चुके थे, गली में इकट्ठे हो चुके थे और ये नज़ारा उनके सामने था एक डरावने सपने जैसा। ज्योति जमीन पर तड़प रही थी, बलजीत बेहोशी की हालत में होने को था और कमल कुमार भी काफ़ी लहूलुहान थे। लेकिन दुख की बात ये थी कि पूरी गली खामोश खड़ी थी यार। और उसी खामोशी के बीच उन हैवानों ने कंवलजीत को सरेआम सबके सामने फिर से चाकुओं से गोदना शुरू कर दिया, 20 से भी ज़्यादा बार। यानी कि जो बाथरूम में वार किए गए थे वो अलग थे और सबके सामने हुआ वो अलग। और फिर आखिरकार वो लोग उसे छोड़ करके वहां से भाग गए। और अब तक रात तो काफ़ी गहरी हो ही चुकी थी, जो कि बलजीत, कंवलजीत और जो एक और शख्स घायल हुए थे उसे उठा करके गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। और रात के 3:15 होने को थे और पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल गया, जहां से ये खौफनाक वारदात की FIR दर्ज हुई और इन्वेस्टिगेशन की असली कहानी शुरू हो चुकी थी। यानी कि इन्वेस्टिगेशन की परतें खोलनी शुरू हुई। लेकिन ये पहली बार नहीं था गाइज जब कंवलजीत के साथ कुछ ऐसा हुआ था, क्योंकि इससे भी पहले कहानी लिखी जा चुकी थी। यानी कि इस हादसे के होने से पहले गाइज 4 से 5 महीने पहले भी एक डरा देने वाली रात आई थी, जब लगभग 5 से 6 लोग आधी रात को उनके घर में घुस आए थे, जो कि कंवलजीत उस वक्त घर पर ही थे। और जब उन्होंने देखा कि वो लोग बिना किसी वजह के अंदर घुसे आ रहे हैं, तो वो जा करके सामने खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। पर जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है और कुछ इस तरीके से बात की जाता है जैसे गुंडे लोग घर पर आके बात करते हैं। फिर अगले ही पल लोगों ने सीधा किचन से चाकू उठा लिया, क्योंकि वो लोग उसकी रसोई के पास में ही खड़े थे। और उस चाकू को उठाने के बाद वो उसे डराने लगते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अभी डराने की बात थी। असल में वो उसे भी मारने के लिए नहीं आए थे, वो डराने के लिए आए थे। और एक सीधी धमकी देकर के वहां से चले गए कि एक दिन तुम्हें जान से मार देंगे। और अब कंवलजीत अच्छे से समझ चुके थे कि ये छोटी मोटी बात, बहस या फिर छेड़छाड़ तक नहीं रह गई है, क्योंकि ये लोग अब कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए उसी वक्त उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, क्योंकि ये बात सिर्फ धमकी तक नहीं थी गाइज, बल्कि होली वाले दिन हमलावरों ने कंवलजीत का सिर बेरहमी से घायल कर दिया था। ये कहीं के सिर को फाड़ दिया था। लेकिन कुछ दिनों तक FIR दर्ज होने के बाद भी ना गिरफ्तारी हुई ना उनसे पूछताछ। फिर पुलिस ने खुद वक्त रहते उन्हें कहा, ये सलाह दी कि देखिए आपके घर में आपके छोटे बच्चे हैं, आपके परिवार है, बहन है, बीवी है, अगर आप इस केस को और आगे लेकर के जाएंगे तो खतरा बढ़ सकता है। हमारी सलाह यही है कि आप इस मामले को यहीं से वापस ले लीजिए। पर अब परिवार भी क्या ही करे, उनकी मजबूरी बन चुकी थी। पुलिस जब हाथ खड़े कर रही है तो वो बेचारे क्या ही करें। कहीं न कहीं शायद उन्हें भी ये लगने लगा था कि चलो हमने एक बार FIR दर्ज करवाई है तो शायद वो लड़के डर के मारे आगे कुछ ऐसा नहीं करेंगे, पीछे हट ही जाएंगे। लेकिन गाइज यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि उस रात के बाद भी कंवलजीत को बार बार जान से मारने की धमकियां मिलती रहीं, कभी कॉल्स के जरिए तो कभी मैसेज के जरिए। लेकिन उन्होंने हर बार इन्हें नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते थे उनकी फैमिली, और वो नहीं चाहते थे कि उनके किसी भी कदम से उनकी बीवी, बच्चे या फिर उनकी बहन पे खतरा बढ़े। पर आखिर में वही हुआ जिसका डर था। और अगर गाइज हम फिर से उसी वापस पल पे लौटें, यानी कि जब कंवलजीत, कमल कुमार और उसकी बहन को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, तो वो सिर्फ एक वारदात नहीं थी, वो पूरे परिवार के लिए एक ऐसा सदमा था जिससे निकलना अब शायद जिंदगी भर
नामुमकिन हो। करीब 30 से ज़्यादा वार चाकुओं से हमलावरों ने बहुत ही बुरी तरीके से गोदा और उन जख्मों से वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सके। हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ वक्त बाद ही कंवलजीत ने दम तोड़ दिया। पूरा घर बिखर गया। पहले से ही जिंदगी मुश्किलों में भरी हुई थी, लेकिन फिर भी खुशी से रहने की कोशिश तो कर रहे थे और अब तो मानो सांस लेना ही भारी हो रहा था। पर अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि क्या हुआ, सवाल ये था कि ये सब किसने किया और क्यों। किस गुस्से, किस बदले या फिर किस नफरत ने उन्हें इतना हैवान बना दिया कि एक इंसान की जिंदगी उनकी आंखों में किसी कीड़े मकोड़े से कम नहीं लग रही थी। तो गाइज, इस केस की असली कहानी तब सामने आनी शुरू हुई जब पुलिस वालों ने हर उस शख्स से पूछताछ करने शुरू कर दी जो क्राइम सीन पे मौजूद थे। और जब घर वालों से पूछा गया तो बलजीत और उसके परिवार वालों ने जो भी स्टेटमेंट दी, जो कुछ कहा, वो तो सबके होश उड़ा देने वाला था। असल में ये कहानी आजकल की नहीं थी, बल्कि 2 साल पुरानी थी। बलजीत, जो कि कंवलजीत की बहन है, एक दिन किसी काम काज से घर के बाहर गई हुई थी, जो कि अक्सर जाती भी रहती है। तभी रघुवीर नगर के बी ब्लॉक में रहने वाला एक अंशु नाम का लड़का, उसने बदतमीजी उसके साथ की, उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की, अश्लील कमेंट उसके ऊपर पेश किए, ये कहें कि बैड कमेंट किए, जबकि ये कई बार पहले उसके साथ हो चुका था और उसकी खबर कंवलजीत को लग चुकी थी। लेकिन गाइज, यहाँ पे बलजीत चुपचाप उस रोज घर आ चुकी थी अपने भाई को उसने कुछ भी नहीं बताया। पर यहाँ पे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जो कि ये दोबारा जो हुई वारदात कंवलजीत को किसी तरीके से पता चल गए और वो गुस्से में तमतमाता हुआ वो सीधा उस लड़के के पास गया। अंशु नाम का जो लड़का था उसके पास जाके सामने खड़े होकर उसे जोड़कर थप्पड़ मार दिया। वैसे देखा जाए तो ये बात गाइस यहीं पे खत्म हो सकती थी, लेकिन अंशु ने उसे अपने ईगो पर ले लिया, जबकि उसकी गलती पहली खुद की थी। और हैरानी की बात यह थी कि वो अभी 18 का भी नहीं हुआ था। खैर, इसके बाद उसके अंदर ईगो, नफरत, जलन सब कुछ पैदा होने लगी और उसी आग में जलते हुए उसने एक नाबालिग लड़के को अपने साथ मिला लिया और प्लानिंग के तहत धीरे धीरे प्लान करते हुए उसने वही किया जो कि उस रात हुआ। पहले उसने धमकियां दी थी, पहले उसे डराया गया, धमकाया गया और अंत में वही कांड कर दिया जिसका सबको डर था। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे पुलिस वालों को भी दोषी करार दिया जा सकता है, क्योंकि जब FIR हुई तो भाई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अगर एक्शन लिया जाता, अच्छे से उन लड़कों को सबक सिखाया जाता तो मजाल ही नहीं है कि दोबारा से वो ऐसा करने की कोशिश करते। लेकिन गाइज, आपको पता है कि हमारा सिस्टम ही जब करप्ट है तो क्या ही हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे खुलेआम बोल रहा हूँ तो शायद हो सकता है मेरे ऊपर भी कुछ एलिगेशन लग जाए, बट जो सच है मैं तो वही बोल रहा हूँ ना। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप बता सकते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे उन लड़कों को क्या ही सज़ा होनी चाहिए। वैसे अभी एक लड़का पकड़ा नहीं गया, जो मेन था वो नहीं पकड़ा गया, बल्कि दूसरा पकड़ा गया है। अभी वो फरार है जब तक मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों के जो भी विचार हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए और आप इस चैनल पे भी विजिट करके देख सकते हैं, जहाँ पे मैं इस तरह की जो एक्टिव कि जो अभी रूटीन में रिसेंट केसेस होते हैं उसको भी मैं कवर कर रहा हूँ। बाकी आपको जो भी कुछ लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।